हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी लॉ। मैं हूं एडवोकेट रोहित अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी से। इससे पहले कि मैं आपको क्लॉज ए पढ़ाना चालू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं अब आप सिविल जज की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे हर आने वाले वीडियोज़ को आप लाइक करते रहिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन में क्लिक करके मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। बस ये बताता है बेलेबल ऑफेंस के बारे में। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है और उस अपराध के किए जाने के कारण कोई पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करता है और पुलिस स्टेशन लेके आता है और उसे डिटेन करके रखता है, तब यदि उस व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया गया है उसे लगता है कि उसे बेल पर छोड़ दिया जाना चाहिए, तो ये बात वो भारत अधिकारी को बताएगा। तब जो पुलिस स्टेशन का भारत अधिकारी है वो देखेगा कि क्या यह अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। लेकिन पुलिस थाने के भारत अधिकारी ये कैसे पता करेगा कि कौन सा अपराध बेलेबल है और कौन सा अपराध नॉन बेलेबल है? देखिए, इसका दो तरीका है। या तो पुलिस थाने के भारत अधिकारी सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में आके देखेगा कि उस अपराध के लिए बेलेबल ऑफेंस लिखा हुआ है या नॉन बेलेबल ऑफेंस लिखा हुआ है। या फिर दूसरा तरीका है कि यदि वो अपराध किसी स्पेशल एक्ट से देखा जाता है तो उस स्पेशल एक्ट में जाकर देखेगा कि ये अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। यदि बेलेबल है तो पुलिस थाने का भारत अधिकारी उस व्यक्ति को बेल पर छोड़ देगा, और यदि नॉन बेलेबल है तब एक्यूज्ड को कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में केवल कोर्ट के पास पावर है कि बेल ग्रांट कर सके। अगर हम बेलेबल ऑफेंस में और नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिफरेंस देखें तो हमें ये पता चलेगा कि बेलेबल ऑफेंस कम सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस ज़्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस में दो जगह से बेल मिल सकती है, एक तो पुलिस स्टेशन से और दूसरा कोर्ट से। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में केवल कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर ही बेल मिल पाएगी। चलिए क्लॉज बी देखते हैं जो चार्जेस के बारे में बताता है। क्लॉज बी, चार्जेस जनरली इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद चार्जशीट में फ्रेम किए जाते हैं। कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद जैसे ही मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ होती है, वैसे ही एक्यूज्ड को चार्जशीट की एक कॉपी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि एक्यूज्ड अपना डिफेंस चार्जशीट में लगे चार्जेस के अगेंस्ट पेश कर सके। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि समन्स केस में और समरी केस में चार्जेस फ्रेम करना आवश्यक नहीं होता, जबकि वारंट केस में चार्जेस फ्रेम करना आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्लॉज जो कहता है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के बारे में। सी बताता है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के बारे में। जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है तब सबसे पहले उसे ये देखना होता है कि वो अपराध जिसके लिए वो अरेस्ट करने जा रहा है वो अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। तब पुलिस ऑफिसर के पास दो रास्ते होते हैं इसे पता करने के कि वो अपराध कॉग्नाइजेबल है या नॉन कॉग्नाइजेबल है। सबसे पहले तो वो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जाके देखता है कि ये अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्नाइजेबल है, या फिर यदि वो अपराध किसी और विधि से गवर्न होता है तब पुलिस ऑफिसर उस लॉ में जाके देखेगा कि इस ऑफेंस को उस विधि में कॉग्नाइजेबल बनाया गया है या नॉन कॉग्नाइजेबल बनाया गया है। यदि कॉग्नाइजेबल बनाया गया है तब पुलिस अधिकारी बिना कोर्ट से वारंट लाए उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, और यदि नॉन कॉग्नाइजेबल बनाया गया है तब पुलिस अधिकारी को कोर्ट से वारंट लाना होगा, क्योंकि बिना कोर्ट की परमिशन के पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता। इसमें लिखा है कॉग्नाइजेबल केस के बारे में। ये कॉग्नाइजेबल केस क्या होता है? देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने एक से ज़्यादा अपराध किए हैं
और उनमें से कोई एक अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, बाकी सारे अपराध नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, तो यही कहा जाएगा कि ये सारा केस कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है या कॉग्नाइजेबल केस है। अगला आता है क्लॉज डी, जो बताता है कंप्लेंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध की कंप्लेंट करना चाहता है तो वो कहाँ कर सकता है। क्या वो पुलिस स्टेशन जा सकता है अपनी कंप्लेंट कराने के लिए? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में केवल इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन चालू करता है अगर उसे लगता है कि ये जो कंप्लेंट है ये कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें। देखिए, हमेशा कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष दी जाती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ही कंप्लेंट पर कॉग्नाइजेंस लेने के लिए सक्षम है। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हम कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन हम किस प्रारूप में मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट देंगे? क्या हम मौखिक रूप में दे सकते हैं या हम केवल लिखित रूप में ही दे सकते हैं? तो देखिए, क्लॉज डी बताता है कि हम ओरली भी दे सकते हैं और रिटर्न में भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो पता चल गया कि हम ओरली दे सकते हैं और रिटर्न में भी दे सकते हैं, लेकिन आखिर हम वो कौन से तथ्य पेश करेंगे जिससे मजिस्ट्रेट हमारी कंप्लेंट का कॉग्नाइजेंस ले सके? तो देखिए, हमें वो तथ्य पेश करने होंगे जो अपराध बनाते हैं, ना कि वो तथ्य जिससे अपराधी के ऊपर आरोप लगाए जा सकें। ठीक है, हमने ये फैक्ट तो समझ लिए, लेकिन हम तो एक्यूज्ड को जानते ही नहीं कि वो कौन सा एक्यूज्ड है जिसने अपराध किया है। तो देखिए, क्लॉज डी में लिखा है कि चाहे वो एक्यूज्ड नोन हो या अननोन, यानी हम उसे जानते हों या ना जानते हों, हम कंप्लेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यदि 3-4 गुंडे आए और एक व्यक्ति को मारपीट करके उसके चले गए वहाँ से, और ये जब मारपीट हो रही थी तब कोई दूसरा व्यक्ति वो मारपीट होते हुए देख रहा था, और वो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को आके बताता है कि कोई फलाना व्यक्ति आए थे जिन्होंने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। अभी जो तीसरा व्यक्ति है ये अपनी कंप्लेंट में लिख सकता है कि भाई मैं नहीं जानता वो कौन लोग थे जिन्होंने ये अपराध किया, लेकिन ये अपराध कारित किया गया था, इसकी जानकारी मुझे है, और वो तथ्य लिखेगा जिससे ये ऑफेंस बनते हैं। देखिए, अगला पॉइंट इसमें आता है कंप्लेंट में, और वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंप्लेंट का। अगर ये पॉइंट इसमें ना डाला जाए तो हमारी कंप्लेंट लिखी ही नहीं, हमारी कंप्लेंट के ऊपर कोई कॉग्निजेंस लिया ही नहीं जाएगा। देखिए, ये पॉइंट है इंटेंशन का। जब तक हम ये इंटेंशन जाहिर नहीं करेंगे कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट एक्शन ले, तब तक मजिस्ट्रेट एक्शन नहीं लेगा। जब तक हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे अपनी कंप्लेंट में, तब तक हमारी कंप्लेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये सब पॉइंट्स हैं जो हमें कंप्लेंट में लिखने हैं, लेकिन ये कंप्लेंट लेकर आखिर जाएगा कौन दे सकता है मजिस्ट्रेट को जाके कंप्लेंट? देखिए, कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकता है जिसे ऑफेंस के बारे में पता हो। केवल यही कंडीशन है इसमें। एक तो इसका कंप्लेंट का दायरा बहुत बड़ा है, और इसलिए कंप्लेंट को एज सिंपल बनाया गया है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। आप किसी भी तरह से कंप्लेंट को लिख सकते हैं, इसमें कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है। क्लॉज ई बताता है हाई कोर्ट के बारे में। सीआरपीसी में दिए गए हाई कोर्ट का मतलब वही होगा जो किसी स्टेट का हाई कोर्ट होता है। सब क्लॉज 2 में दिया है यूनियन टेरिटरी का वो हाई कोर्ट होगा जो किसी स्टेट का हाई कोर्ट है, और उस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड होता है, तो वह हाई कोर्ट। सब क्लॉज 3 में लिखा है यदि किसी यूनियन टेरिटरी में अपना कोई कोर्ट है जो क्रिमिनल अपील का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, तो वह कोर्ट हाई कोर्ट होगा। और उसमें लिखा है अदर देन सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब है दिल्ली से।
क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो अदर देन सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के जो भी क्रिमिनल अपील का हाईएस्ट कोर्ट होगा वो यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट होगा। क्लॉज एफ आता है इंडिया। इंडिया का मतलब है जहाँ तक ये कोड एक्सटेंड होता है वो इंडिया कहलाएगा। जैसे कि स्टेट ऑफ नागालैंड और आसाम के ट्राइबल एरियाज़ तक इस कोड का एक्सटेंशन नहीं है, इसलिए स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम सीआरपीसी के प्रयोजन के लिए इंडिया में सम्मिलित नहीं है। जबकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने के बाद ये एक्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख तक एक्सटेंड हो चुका है। जी बताता है इंक्वायरी के बारे में। देखो, मैजिस्ट्रेट के समक्ष वो सारी कार्रवाई जो चार्जेस फ्रेम होने से पहले की जाती है, क्योंकि चार्जेस फ्रेम होते ही ट्रायल चालू हो जाता है, इसलिए इसमें लिखा है अदर देन अ ट्रायल, यानी चार्जेस फ्रेम होने से पहले की कार्रवाई। और इन कार्रवाइयों में किसी भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया जाता और इसलिए इसको इंक्वायरी कहा जाता है। देखिए, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।